नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। हमारी बातचीत का आधार कोशिका विज्ञान, सिद्धांत और संरचना नाम के दस्तावेज के कुछ खास अंश हैं। जी। तो हमारा मकसद है कोशिका की एक साफ तस्वीर बनाना। ये क्या है, कितने तरह की होती है, एक पौधे की कोशिका में क्या क्या होता है, और कुछ हैरान करने वाले तथ्य भी। हाँ, और जीव विज्ञान की शाखाओं पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, और उनके संस्थापकों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए इस छोटी सी लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहला सवाल, ये कोशिका आखिर है क्या चीज, और क्यों कहते हैं कि जीवन इसी से शुरू होता है? बहुत सही सवाल से शुरुआत की है। कोशिका को असल में सभी जीवधारियों की बनावट और उनके सारे जैविक कामों की बुनियादी इकाई माना जाता है। अच्छा, बुनियादी इकाई। हाँ, यानी हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकाओं से बनी है, और जिंदा रहने के लिए जो भी काम होते हैं वो इन्हीं के अंदर होते हैं। हर कोशिका के चारों तरफ एक खास झिल्ली होती है जो कुछ चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है, और सबसे खास बात, ये खुद से बटकर अपनी जैसी और कोशिकाएं बना सकती है। स्वजनन जिसे कहते हैं। और जहां तक मुझे याद है, सबसे पहले इसे देखने और नाम देने वाले रॉबर्ट हुक थे 1665 में। हाँ, बिल्कुल। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में वो छोटे छोटे कमरों जैसी चीजें देखी और उन्हें सेल नाम दिया। लेकिन कोशिका का असली महत्व, और ये कि सभी जीव इसी से बने, ये बात कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी से सामने आई। हाँ, सेल थ्योरी, श्लाइडेन और श्वान 1839। ये क्यों इतनी जरूरी मानी जाती है? क्या थी इसकी मुख्य बातें? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत ने पहली बार जीवन को देखने का एक यूनिफाइड नजरिया दिया। इसने बताया कि चाहे चींटी हो या हाथी, सब एक ही बुनियादी चीज से बने, कोशिका। अच्छा। इसकी मुख्य बातें थीं। पहली, हर जीव की शुरुआत एक अकेली कोशिका से होती है। दूसरी, सभी जीवों का शरीर या तो एक कोशिका का बना होता है या बहुत सारी कोशिकाओं का। तीसरी, हर कोशिका वैसे तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, पर बहुकोशिकीय जीवों में वे सब मिलकर काम करती हैं। और चौथी, कोशिका के बनने में और उसके कामों पर कंट्रोल रखने में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की भूमिका बहुत अहम है। इसने जीव विज्ञान की नींव ही बदल दी थी, समझिए। वाकई में इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया होगा। तो क्या दुनिया की सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती है? मतलब दिखने में, काम में, या इनमें भी कुछ फर्क होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बनावट के आधार पर कोशिकाओं को मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें क्या खास अंतर है? पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में बताइए ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप कह सकते हैं काफी सरल होती हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ओह, न्यूक्लियस नहीं होता? ब्रॉस्ट न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है, वो कोशिका के तरल हिस्से साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है, और इनमें झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी नहीं होते। और राइबोसोम, वो तो होते होंगे प्रोटीन बनाने के लिए? हाँ, राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में ये 70S टाइप के होते हैं, जो यूकैरियोटिक्स से थोड़े छोटे होते हैं। और इनके डीएनए के साथ वो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं जुड़ा होता। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं। उदाहरण क्या है इनके? उदाहरण है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया जैसे जीव। ये अब तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिकाएं मानी जाती हैं। ये सब प्रोकैरियोटिक हैं। समझ गई। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक तरह से जीवन के सिंपल मॉडल जैसी हुई। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी एडवांस्ड मॉडल, इनसे कैसे अलग हैं? हाँ, ये मॉडल वाला नजरिया अच्छा है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाकई में ज्यादा विकसित और जटिल होती हैं। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ सुव्यवस्थित केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। अच्छा, प्रॉपर न्यूक्लियस। हाँ, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। इस केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में तमाम तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, पौधों में खाना बनाने वाले क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन और लिपिड बनाने वाले ईआर और गोल्जी बॉडी, बहुत कुछ होता है। और इनके राइबोसोम? इनके राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, और इनके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़े होते हैं, जो उसे ठीक से पैक करके रखते हैं। और इनके उदाहरण कौन से जीव हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी सभी शैवाल
सारे कवक यानी फंजाई और हम आप जैसे सभी विकसित जानवर और पेड़ पौधे सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने हैं। तो इन दोनों तरह की कोशिकाओं का होना जीवन के विकास के बारे में क्या बताता है? मतलब क्या महत्व है इसका? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जीवन के विकास की कहानी कहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल हैं और माना जाता है कि ये पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूप थे, करीब 3.5 अरब साल पहले। 3.5 अरब साल? हाँ, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनसे बहुत बाद में, करीब 1.5 अरब साल पहले विकसित हुई। और मुख्य बात यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका की इसी जटिलता ने ही मल्टीसेल्युलर जीवन को संभव बनाया। अच्छा। जिससे आगे चलकर इतने अलग अलग तरह के पौधे और जानवर विकसित हो सकें। तो ये सरल से जटिल की ओर जीवन के विकास का एक साफ सबूत है। कमाल है ये जानना कि कैसे एक जटिल कोशिका ने इतने विविध जीवन को जन्म दिया। सच में अद्भुत है। चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं, खासकर एक पौधे की कोशिका, प्लांट सेल, उसके मुख्य हिस्सों को देखते हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प होने वाली है। हाँ बिल्कुल। पौधे की कोशिका में सबसे बाहर क्या मिलता है जो जानवरों में नहीं होता? पादप कोशिका में, जैसा आपने कहा, जंतु कोशिका से अलग सबसे बाहर एक मजबूत और मोटी दीवार होती है। उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल? तो ये सिर्फ पौधों की खासियत है? ये करती क्या है और बनी किस चीज की होती है? इसका मुख्य काम है कोशिका को एक निश्चित आकार देना, उसे मजबूती देना और बाहरी चोटों या दबाव से बचाना। ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि कवकों में ये काइटिन की भी हो सकती है। और हाँ, ये निर्जीव होती है। निर्जीव मतलब इसमें लाइफ नहीं होती? हाँ, इसमें वो जैविक क्रियाएं नहीं होती जो कोशिका के अंदर होती हैं। ये बस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आपने पहले कहा था कि दो कोशिकाओं के बीच भी कुछ होता है और फल पकने से उसका कोई लेना देना है। ये बात थोड़ी और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। दो पड़ोसी पादप कोशिकाओं के बीच एक जोड़ने वाली परत होती है, जिसे मध्य पटल या मिडिल लेमेला कहते हैं। ये पेक्टिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। सीमेंट की तरह समझ लीजिए, जो दो ईंटों को जोड़ता है। अच्छा, सीमेंट की तरह? हाँ, और फल पकने वाली बात, जब फल पकता है तो ये मिडिल लेमेला घुलने लगती है। एंजाइम्स इसे डिसॉल्व कर देते हैं। ओह! इससे कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और फल मुलायम हो जाता है। जो कच्चा आम सख्त होता है, वो पकने पर नरम इसीलिए हो जाता है। वाह, ये तो फलों के नरम होने का राज हुआ। गजब! और इन दीवारों के होते हुए कोशिकाएं आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? मतलब चीजों का लेन देन कैसे होता है? उसके लिए कोशिका भित्ति में बहुत बारीक छेद होते हैं। इन छेदों से पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर गुजरते हैं, जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा? हाँ, ये एक कोशिका के अंदर के जीवित पदार्थ को दूसरी कोशिका के जीवित पदार्थ से जोड़ते हैं। तो पानी और दूसरी जरूरी चीजें एक कोशिका से दूसरी में आ जा सकती हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन बनाए रखते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर क्या है? वो जीवित हिस्सा। कोशिका भित्ति के ठीक अंदर कोशिका का सारा जीवित पदार्थ होता है। इसे एक साथ कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल। ये नाम क्यों? इतना बड़ा नाम? क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम, जैसे ऊर्जा बनाना, खाना बनाना या पचाना, बेकार चीजें बाहर निकालना, बढ़ना, नई कोशिकाएं बनाना, ये सब इसी जीव द्रव्य के अंदर होता है। अगर ये ना हो तो कोशिका बस एक खाली डब्बा है, निर्जीव। ये नाम पुरकिंजे और मोहल नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था। ये होता कैसा है दिखने में? क्या ये बस पानी जैसा तरल है? नहीं, बिल्कुल पानी जैसा नहीं। ये रंगहीन होता है, थोड़ा धुंधला सा, जेली जैसा गाढ़ा तरल। इसमें 60 से 80% तो पानी ही होता है, लेकिन उस पानी में बहुत सारी चीजें घुली या तैरती रहती हैं। नमक, शक्कर, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, बहुत कुछ। अच्छा। ये ना तो पूरी तरह लिक्विड होता है, ना पूरी तरह सॉलिड, बल्कि सॉल ज्यादा तरल और जेल ज्यादा गाढ़ा अवस्थाओं के बीच बदलता रहता है। सॉल और जेल? हाँ, ये अवस्था बदलना भी कोशिका के अंदर चीजों को मूव करने में मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं। क्या इस जीव द्रव्य के भी हिस्से होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग हैं। एक तो कोशिका का कंट्रोल सेंटर, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर का सारा पदार्थ, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बाकी सारे छोटे छोटे अंग, मतलब कोशिकांग,
तैरते रहते हैं। कोशिका द्रव्य ने तैरते कोशिकांग, जैसे कि रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, इनका जिक्र हुआ था। ये क्या है? हाँ, रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स ये साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली खाली जगहें जैसी होती हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। ये पादप कोशिकाओं में खासतौर पर बड़ी होती हैं। अक्सर कोशिका के बीच का ज्यादातर हिस्सा यही घेर लेती हैं। जानवरों की कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं है। और इनका काम क्या है? क्या ये बस खाली जगहें हैं, स्टोर रूम की तरह? नहीं, ये खाली नहीं होती। इनके अंदर एक तरल भरा होता है, कोशिका रस। इसमें पानी, मिनरल सॉल्ट्स, शुगर और कोशिका के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जमा रहते हैं। अच्छा। इनका मुख्य काम है पानी का बैलेंस बनाकर कोशिका को फुलाए रखना, टर्जिडिटी मेंटेन करना। इसी वजह से पौधे सीधे खड़े रहते हैं, मुड़ जाते नहीं। ये पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम भी करती हैं। और हाँ, फूलों और फलों में जो रंग होते हैं ना, बैंगनी, नीला, लाल, वो अक्सर इन्हीं वैक्यूल्स में मौजूद पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स। अच्छा, तो ये स्टोरेज टैंक भी है, सपोर्ट सिस्टम भी, और रंग भी देती हैं। कमाल है। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिका, और एक और जरूरी झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली। बिल्कुल, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरती है। एनिमल सेल में तो ये सबसे बाहरी परत होती है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के ठीक नीचे होती है। ये किससे बनी है और इसका सबसे खास काम क्या है? ये मुख्य रूप से लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन की बनी एक बहुत पतली लचीली झिल्ली होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे महत्वपूर्ण काम है इसकी चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। चयनात्मक पारगम्यता यानी सिलेक्टिव। यानी ये एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह काम करती है। गेटकीपर? हाँ, ये तय करती है कि कौन सी चीजें कोशिका के अंदर आ सकती हैं, कौन सी बाहर जा सकती हैं और किन्हें बिल्कुल रोकना है। ये हर किसी को आने जाने नहीं देती, सिर्फ चुनी हुई चीजों को ही रास्ता देती है। अच्छा, तो ये कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। बिल्कुल। इसी वजह से कोशिका अपने अंदर का माहौल बाहर के माहौल से अलग रख पाती है। जरूरत की चीजें अंदर लेती है, बेकार चीजें बाहर निकालती है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जैसी प्रक्रियाएं इसी झिल्ली के जरिए होती हैं। तो ये कोशिका की बाउंड्री भी है और उसका गेट भी। वाकई कोशिका की बनावट बहुत ही व्यवस्थित और जटिल है। क्या कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स हैं जिन्हें याद रखना आसान हो, जो कोशिका के बारे में एक अंदाजा दें? हाँ, कुछ बातें हैं। जैसे ज्यादातर कोशिकाओं का साइज बहुत छोटा होता है। उनका डायमीटर आमतौर पर 0.5 से 20 माइक्रोन के बीच होता है। आधा से 20 माइक्रोन? और 1 माइक्रोन कितना छोटा होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। वो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटा। और सबसे बड़ी या लंबी कोशिका कौन सी है? अगर इंसानी शरीर की बात करें तो हमारी नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होती हैं। कुछ तो 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 1 मीटर? हाँ। और वैसे दुनिया में ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, वो एक अकेली कोशिका है। हाँ, वो एक अकेली बहुत बड़ी कोशिका है। और अगर एक पौधे की कोशिका के अंदर देखें तो उसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये जानना दिलचस्प है। कोशिका की जटिल दुनिया समझना वाकई अद्भुत है। और ये सारी जानकारी हमें मिली है कई वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत से। जरा उन मुख्य लोगों पर भी बात कर लें जिन्होंने जीव विज्ञान की, खासकर कोशिका विज्ञान की नींव रखी। हाँ, बिल्कुल। ये ज्ञान किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पीढ़ियों के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। अगर कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी की बात करें तो शुरुआत रॉबर्ट हुक्स से होती है। हाँ, रॉबर्ट हुक। यूवेन हॉक आए जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया और दूसरी जीवित कोशिकाएं देखीं। कोशिका सिद्धांत देने वाले श्लाइडन और श्वान का योगदान तो बहुत ही बड़ा था। और जेनेटिक्स, मतलब गुण कैसे पास होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका अध्ययन। उसके जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके नियम दिए थे। और जीवों को क्लासिफाई करने का विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी, उसकी नींव कैरोलस लीनियस ने रखी। कैरोलस लीनियस? हाँ। और माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों की दुनिया का पता लगाने और बीमारियों से उनके संबंध को समझने में लुई पास्चर का काम तो मतलब अविस्मरणीय है। क्या इस लिस्ट में भारतीय वैज्ञानिकों का भी नाम आता है? उनका क्या योगदान रहा? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कुछ नामों का जिक्र है, जैसे ईजे बुटलर का इंडियन माइकोलॉजी में, SR कश्यप का ब्रायोलॉजी में, मॉस जैसे पौधों का अध्ययन में, R मिश्रा का इकोलॉजी में, MOA आयंगर का एल्गोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान में,
और प्रोफेसर बीरबल साहनी का पेलियोबॉटनी यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये दिखाता है कि ज्ञान की खोज में दुनिया भर के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान वाकई एक साझा मानवीय प्रयास है, किसी एक की बपोती नहीं। तो आज हमने कोशिका की दुनिया में एक तरह की यात्रा की। हमने समझा कि कोशिका जीवन की इकाई क्यों है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, और एक पादप कोशिका के अंदर क्या-क्या मुख्य भाग होते हैं और वो क्या काम करते हैं। बिल्कुल। और निचोड़ यह है कि कोशिका, जो शायद बाहर से देखने में बहुत छोटी या सरल लगे, अंदर से एक बेहद जटिल और अद्भुत मशीनरी है। प्रोकैरियोटिक जैसी सरल कोशिका से लेके यूकैरियोटिक जैसी जटिल कोशिका तक का जो सफर है, वो जीवन की अविश्वसनीय क्षमता और लचीलेपन को दिखाता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सब अलग-अलग पुर्जे नहीं हैं। ये सब एक साथ मिलकर एक तालमेल में काम करते हैं, तभी वो इकाई जीवित बनती है और जीवन संभव होता है। और जैसा कि वैज्ञानिकों के नामों ने हमें याद दिलाया, ये खोज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, आज भी वैज्ञानिक कोशिका के रहस्यों को और गहराई से समझने में लगे हुए हैं ना? निश्चित रूप से। और इसी सोच के साथ एक सवाल मन में उठता है। हाँ, हमने बात की कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, पानी, खनिज जैसे कई रासायनिक अणुओं की। ये सारे अणु अपने आप में तो निर्जीव हैं, बेजान हैं। हाँ, ये तो निर्जीव हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इन निर्जीव अणुओं का ढेर, ये जमावड़ा, एक साथ मिलकर कैसे एक जीवित कोशिका बन जाता है? वो कौन सी खास बात है, वो कौन सा गुण है जो इन बेजान हिस्सों के समूह को जीवन दे देता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर विज्ञान आज भी मंथन कर रहा है, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।